दोस्तों, और आपका एक बार बेहद स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉट टॉक पर। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 सितंबर को अपने ऑर्डर में 1 अक्टूबर 2021 से 41 प्रोडक्शन यूनिट और नॉन प्रोडक्शन यूनिट का मैनेजमेंट कंट्रोल ऑपरेशन जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको 7 PSU जो सरकारी हमारी कंपनियां हैं उनको ट्रांसफर कर देने का फैसला किया गया था। तो इस बारे में मुझे काफी रिक्वेस्ट आई थी, काफी क्यूरीज आई थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, मैं अपने जो हमारे खास मेहमान हैं किसी को अपने शो पे बुलाऊं। तो मैंने काफी रिक्वेस्ट करी और उस रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हुए बेहद ही खास मेहमान आज हमारे बीच में हैं। वो हैं फॉर्मर MGAOC सेंट्रल कमांड, वो प्रेजेंटली आर्बिट्रेटर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, कॉलमिस्ट हैं ET गवर्नमेंट में, मेंबर हैं USI के और सीनियर एडवाइजर हैं DRAS के। सो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी का। सर बेहद स्वागत है। थैंक यू पुष्कर। चैनल सर, हाल ही में हमने देखा है कि 1 अक्टूबर से जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको 7 PSU में ट्रांसफर कर देने का फैसला किया गया है। तो बेसिकली सर अगर हम बात करें तो जो अभी अनाउंसमेंट हुई है कॉर्पोरेटाइजेशन की, तो इसका ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? जो रिसेंटली अनाउंस हुआ है उसका स्ट्रक्चर कैसे होने जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले पुष्कर, मैं ग्रेटफुल हूँ आपका, और आपका जो शो है आपने इनवाइट किया मुझे। और कुछ दिन पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट और देश को 7 महारत्न का तोहफा दिया। ये जो महारत्ना है, ये 7 PSUs अभी जो अनाउंस हुई हैं, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो बहुत सालों से था, अभी उसको डिसॉल्व कर दिया गया है और ये 7 एंटिटीज या डिविजन्स बनाई गई। आप सबको पता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 41 फैक्ट्रीज को कंट्रोल करता था, 13 डेवलपमेंट सेंटर्स को और 9 इंस्टीट्यूट्स ऑफ लर्निंग को। तो तकरीबन अगर आप मान के चले तो 41 फैक्ट्रीज और 32 ऑल रिलेटेड जो एंटिटीज इनके कंट्रोल में थी, जो ज़्यादा तौर प्रूफिंग के ऊपर ध्यान देती थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, इस तरीके के डिसिप्लिन्स थे जो ये देखती थी। और अब ये जो रिस्ट्रक्चरिंग जैसे आपने बात अभी की है, अभी इनको 7 ग्रुप्स में बांट दिया गया, जैसे कि एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव्स ग्रुप, व्हीकल्स ग्रुप, वेपन्स एंड इक्विपमेंट ग्रुप, ग्रुप्स कंफर्ट ग्रुप, एंसिलरी ग्रुप, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप और पैराशूट ग्रुप। ये जो इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली हम अगर इसको समझना चाहें तो ये एक रिस्ट्रक्चरिंग, एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है, स्ट्रक्चर्स में, प्रोसीजर्स में और माइंडसेट। तो ये तीनों चीज़ों का चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, कि पहले जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड थी वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर काम करती। जितने भी डिसीशंस थे वो DDP लेता था दिल्ली में बैठ के, और ये लोग होते थे कलकत्ता में। और जब भी इनकी मीटिंग्स होती थी और जो भी उसमें प्रपोजल्स होते थे वो सारे दिल्ली जाते थे। और DDP अपना टाइम लेता था, बिकॉज वो एक मिनिस्ट्री है, उसको और भी 1000 काम होते हैं एक मिनिस्ट्री में, और इसकी वजह से काफी डिसीशंस डिले हो जाती और टाइमलाइंस जो सेट होते थे वो
कंप्लीट नहीं हो पाते थे। हम्म। अभी ये इसको नए स्ट्रक्चर से ये अथॉरिटी एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को दे दी गई। ये जो 7 एंटिटीज जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, हाँ जी। ये गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। डीडीपी जो है अभी इनको नो लॉन्गर इनका रिमोट कंट्रोल कर पाएगी, और ये अपना जो हित अपना सोच के ये जो 7 फैक्ट्रियां हैं ये अपने जो एसेट्स को डेवलप करेंगी, अपनी स्पेशलाइजेशन को प्रोडक्ट रेंज में डेवलप करेंगी, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को डेवलप करेंगी, अपनी क्वालिटी को और कॉस्ट एफिशिएंसी को। और इससे इसको क्या होगा कि एक ये जो डिफेंस सेक्टर है, आप जानते हैं ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेक्टर है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और इसमें चैलेंजेस हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी आएगी हमारे पास, ये एक वाइड स्पेक्ट्रम में आती है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, केमिकल, टेक्सटाइल, लेदर, ऑप्टिकल, इस तरीके की। और बेसिकली जो हमारी फौज है पूरी, जैसे कि इन्फेंट्री हो गई, आर्मर्ड कोर होगी, आर्टिलरी होगी, एयर डिफेंस आर्टिलरी होगी, और हमारी जो इंजीनियर्स हो गई, ये जो सारे जो भी हमारी आर्म्स और सर्विसेज हैं, ये इनको हथियार, एमुनिशन, इक्विपमेंट, गाड़ियां, पैराशूट, यूनिफॉर्म्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नाइट विजन डिवाइस, इस तरीके की जो चीजें इसको सप्लाई करेंगी। और चैलेंज जो आने वाला है वो इस तरीके का होगा कि बेसिकली ये फैक्ट्रीज जो हैं ये पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको एमुनिशन ग्रुप को ही ले लीजिए, अब एमुनिशन ग्रुप के अंडर 11 फैक्ट्रीज हैं जो कि नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में फैली हुई। तो अभी इसको चैलेंज अभी इसको ये रहेगा कि इनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनका कमांड कंट्रोल, और इनके ऊपर जो स्ट्रक्चर जो लगेगा वो एक स्पेशलाइज्ड और एक कस्टमाइज्ड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनेगा। हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते, इसमें हम कोई इसमें मॉडल नहीं लगा सकते। ये इसको बेसिकली एक ऐसा यूनिक मॉडल रहेगा जो कि कस्टमाइज इनको करना पड़ेगा अपने रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। बिल्कुल सर। और गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक महारत्ना पीएसयू का स्टेटस दिया जा रहा है। एक होल्डिंग कंपनी होगी ये, जो अपनी इंटरनल स्ट्रक्चरिंग खुद कर सकती है, और एक कंसल्टेंट कंपनी है जिसका नाम है केपीएमजी। केपीएमजी को ये टास्क दिया है कि वो इसको मॉनिटर करेंगे कि उनकी जो रिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाएगी। और आपको जो तो मैंने बताया कि इनका जो ओनरशिप होगी, जो भी लैंड अभी है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है, उसको ये टेक ओवर करेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बिल्कुल सर। और गवर्नमेंट ने एक और इनको अच्छा इंसेंटिव दिया है कि अगले 5 साल तक जितने भी इनके प्रोडक्ट्स होंगे बाय एंड मेक कैटेगरी में, उनको L1 प्राइस से 15% अबाव का एक लैटिट्यूड दिया जा रहा है। इसका मतलब कि अगर जो भी L1 होता है, बिकॉज अब लोगों को अपना ग्लोबल टेंडर में इसको जाना पड़ेगा। अभी इनके पास कोई कैप्टिव कस्टमर नहीं है, क्योंकि पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास इंडियन आर्मी ऑलमोस्ट 85% जो उनके पास ऑर्डर्स थे वो इंडियन आर्मी से आते थे और वो कैप्टिव था। हाँ जी। उनको
कहीं पर भी अपना टेंडर डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको compete करने की नहीं जरूरत पड़ती। अभी कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगी और ग्लोबल टेंडर जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको 15% L1 के ऊपर इस लीवरेज दी हुई है और एक तो वन टाइम कॉपस फंड इनको दिया जा रहा है। इनको अगले 5 साल के लिए एक वर्किंग कैपिटल दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट के पास एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड है, उसमें से इनको पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये जो हैंड होल्डिंग जो गवर्नमेंट इनकी कर रही है और एम्प्लॉयज को भी हैंड होल्डिंग कर रही है, उनको 5 साल तक एक गवर्नमेंट के एश्योरेंस है कि 5 साल तक एम्प्लॉयज को रिट्रेंच नहीं किया जाएगा, उनको रखा जाएगा, एक उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। और 5 साल के बाद उनकी जो एम्प्लॉयज इनको चाहिए नहीं होंगे, उनको वीआरएस दे के एक उनको ऑप्शन दिया जाएगा वीआरएस का। तो ये जो सारी जो स्ट्रक्चरिंग है, तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट कर रही है, एक पैराडाइम, इसको मैं बोल रहा हूँ, एक पैराडाइम चेंज आने वाला है। बिल्कुल सर। और इससे मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक जो आर्म फोर्सेस को प्रॉब्लम्स आ रही थी क्वालिटी की, डिलीवरी की और प्राइस की, तो वो एड्रेस हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, और मेरा भी यही मानना है। मैंने जिन डिफेंस वेटरन से बात करी है, उनका भी यही मानना है कि ये सही दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है, एक गेम चेंजर होने वाला है। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने बताया कि 7 एंटिटीज पीएसयू रहेंगी, तो उनका सर रिस्ट्रक्चरिंग जो होगी, स्ट्रक्चर जो होगा, सातों का एक कमांड ऑफिसर रहेगा या डिफेंस का भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, या ये ब्यूरोक्रेसी, ये जो ऑफिसर हैं आईएएस ऑफिसर वो इन्वॉल्व होंगे, हर एक का एक एक होगा, वो डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर पीएम को। तो कुछ उसके बारे में बताएं कि सर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को उन्होंने कल्पना कैसे करी है, कैसा होगा वो जो विजन सोचा हुआ है। अच्छा, अभी जो गवर्नमेंट ने ना इनको 7 एंटिटीज को नाम दे दिया है। ओके। और ये बहुत जरूरी है इनका नाम जानना, और ये क्या क्या मैन्युफैक्चर करने वाली। सबसे पहले जो एंटिटी है उसका नाम है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड। ये बेसिकली एम्यूनिशन और एक्सप्लोसिव्स, 12 फैक्ट्रीज हैं ये, इसको 11 मैंने इसको बोला था पहले, आई स्टैंड करेक्टेड। तो 12 हैं ये फैक्ट्रीज, तो जिनको ये कंट्रोल करेंगी, और 7 स्टेट्स में स्प्रेड होंगी ये। दूसरा है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड। ये जितनी भी गाड़ियां हैं जो इंडियन आर्मी में है, ट्रक से लेके लाइट व्हीकल से लेके आपका जो माइन प्रोटेक्शन व्हीकल से लेके जितनी भी गाड़ी, टैंक्स वगैरह, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहेगी। 5 फैक्ट्रीज इनके अंडर काम करेंगी। ओके। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट लिमिटेड, ये बेसिकली इक्विपमेंट, जैसे आपके स्मॉल आर्म्स हो गए, आपके आर्टिलरी गन्स हो गए, इतने भी हथियार जो है ना, वो ये फैक्ट्रीज, ये ग्रुप आपका जो है ना, ये कंपनी जो पीएसयू बनी हुई है, ये मैनेज करेगी, 8 फैक्ट्रीज को कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रूप कंफर्ट इंडिया लिमिटेड। जैसे कि इसका नाम आपको बताता है, ये बेसिकली क्लोथिंग और यूनिट इक्विपमेंट, जो इसको यूनिट में फौज में जो सामान इस्तेमाल होता है, वो बेसिकली मैन्युफैक्चर करेंगी। 4 फैक्ट्रीज इनके अंडर आएंगी। इस नेक्स्ट है यंत्रा इंडिया लिमिटेड। ये बेसिकली एंसिलरीज, जो भी रॉ मटेरियल और जो भी सामान ये 6 फैक्ट्रीज को चाहिए, ये यंत्रा इंडिया इनको सप्लाई करती है। और ये 8 फैक्ट्रीज हैं जो इनके अंडर आएंगी। फिर हम आ जाते हैं इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी नाइट विजन हो गया, आपके जो
आपकी साइट्स हो गई, आपकी गन की साइट्स हो गई, टैंक में भी इसको साइट्स लगती हैं दुश्मन को अक्वायर करने के लिए, उसको दूर से देखने के लिए। ये सारी इंडियन ऑप्टेल इसको लुक आफ्टर करेगी। इनके अंडर 3 फैक्ट्रीज रहेंगी। और लास्टली है ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। ये इसका नाम आप सोच रहे होंगे कि इसको ग्लाइडर क्यों रखा गया है, बिकॉज बेसिकली अभी तो ये पैराशूट्स को मैन्युफैक्चर देखेंगी। बाद में ये इनका एक्सपेंशन है, और ये इनका एक विजन है इनका कि भाई ये स्मॉल एयरक्राफ्ट ग्लाइडर्स हो गए ना, जैसे आपके ड्रोन्स हो गए इस टाइप के, ये उसका भी मैन्युफैक्चर ये अंडरटेक अपना करेंगे। तो और इस सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो अभी इस सवाल जो आ रहा है, ये जो 7 एंटिटीज है ये फंक्शन कैसे करेंगे। हाँ जी जी, अभी आप अपना माइंडसेट एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से निकाल दीजिए, और अभी आप सोचिए कि ये 7 अलग अलग कंपनीज हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं एक दूसरे के साथ। इनका मैनेजमेंट अलग होगा, इनका सीईओ अलग होगा, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होंगे, इनकी एसओपीज अलग होंगी, इनकी पॉलिसी अलग होगी। अभी जैसे अगर मैं उसका सीईओ बन जाता हूं, मैं लीडर बन जाता हूं, तो मैं उस कंपनी को अपने तरीके से चलाऊंगा, अपने अपने जो टीम जो है, मेरी जो टीम है, मैं उसकी तरीके से चलाऊंगा। इसको मैं कॉपी थोड़ी करूंगा कि मिशन इंडिया क्या कर रहा है और एडवांस वेपन इक्विपमेंट क्या कर रहा है। एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल आप सोच सकते इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की तरह मैं चलाऊंगा। दूसरा, गवर्नमेंट का जो लिंक होगा मेरा, वो होगा एक गवर्नमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी। ओके। वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में है। वो मेरा होगा 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट, और उसके थ्रू ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, 4 मिनिस्टर हैं जो इसको डेजिग्नेट अपने किए गए हैं। एक रक्षा मंत्री, एक फाइनेंस है, एक आपका होम मिनिस्टर है, और एक आपका लेबर मिनिस्टर। ये बेसिकली 4 मिनिस्टर्स के अंडर अगर कोई ऐसा मेजर डिसीजन लेना हो, डे टू डे फंक्शनिंग के लिए हमको गवर्नमेंट के एम्पावर्ड कमिटी के पास नहीं जाना है, हमको एडिशनल सेक्रेटरी के पास नहीं जाना है, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। बिकॉज अभी हम एक कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है? एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज अभी क्या हो रहा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते थे। पर अब क्या होगा, ये अभी एक कॉर्पोरेट कल्चर में आ जाएगा जिसमें अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहेगी। बिल्कुल सर। एक बिल्कुल ओपन कंपटीशन में जाएंगे। ये एक प्राइस डिलीवरी का मैकेनिज्म बनेगा, इंसेंटिव दिया जाएगा जो लोग अच्छा काम करेंगे। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या होता था कि मैंने कुछ लोगों से बात करी, जो ऑफिसर्स थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो वो बोलते थे कि चाहे हम अच्छा भी काम कर लें, बिल्कुल, हमको रिकॉग्निशन नहीं मिलती, हमको इंसेंटिव नहीं मिलता। तो अभी इंसेंटिव भी दिया जाए। बिल्कुल। तो जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है अप्रेजल होता है, जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है उसको हाँ, इसी तरीके से अप्रेजल, एब्सोल्युटली रेटिंग दी जाती है। ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, आप तो खुद एक लॉजिस्टिक एक्सपर्ट रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि जो 7 एंटिटीज हैं, ये 7 पीएसयूज हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए, जो कि हमारा मेन पिलर होना चाहिए ड्यूरिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट? आपके क्या विचार हैं सर? बहुत अच्छा आपने ये इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये फोरम्स में एक्चुअली रेज नहीं हुआ है, और ये
खुशी है मुझे कि आप पहले आपका चैनल है कि इसमें रेज हो रहा है। ऑपरेशनल रेडीनेस से हमारा क्या मतलब है? लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फौज को लड़ाई के लिए जो क्रिटिकल इक्विपमेंट चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी धनुष गन है आर्टिलरी की, हमको अभी 114 गन का ऑर्डर हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को प्लेस किया 2017 में। के बाद ये 4 साल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने खाली 12 गन हमको सप्लाई की। तो प्रॉमिस्ड डिलीवरी शेड्यूल था 48 गन्स पर ईयर। तो 4 साल में इसका 3 साल में इसका ऑर्डर एक्चुअली कंप्लीट हो जाना था, पर 3 साल में खाली 12 गन्स हमको मिली। तो इसको क्या मतलब है? ऑपरेशनल रेडीनेस हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ और हमारा अफेक्ट हुआ, क्योंकि आर्मी को जो हमको आर्टिलरी की जो कमी थी वो हमारी पूरी नहीं हुई। तो इसीलिए अभी ये कॉर्पोरेटाइजेशन के आने से हमको एक फौज को क्या समान टाइम पे और जो भी हमको जितनी भी हमको क्वांटिटी चाहिए हमको मिलेगा। एक तो आर्टी गन्स हो गई, टैंक्स उनकी गन्स हो गई, स्मॉल आर्म्स हमारी जो असॉल्ट राइफल है, अभी जो AK-203 आपको पता होगा इंडिया में उसका मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो गया और ये इंसास राइफल को रिप्लेस कर रही है। तो ये हमारे लिए हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। और इसमें ये जो म्यूनिशन इंडिया है और ये जो आपकी आर्म्स और व्हीकल्स इक्विपमेंट इंडिया है, ये सारा इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल। अगली चीज हमारा 81 mm मोटर, हमारा 120 mm मोटर, रॉकेट लॉन्चर 84 mm, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स हमारी, पिनाका सिस्टम, हमारी कैनन्स, हमारा एमुनिशन, हमारा एक्सप्लोसिव्स, हमारे इसको फ्यूजेस, मेन बैटल टैंक अर्जुन, T-90 टैंक, हमारा T-72 टैंक। तो ये जितना भी मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये पूरा इक्विपमेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला है। वेरी गुड। और इसकी जो इंडिजिनाइजेशन है वो काफी हद तक ये उसकी परसेंटेज बढ़ने वाली है। और ये जो इम्पेटस हमको मिल रहा है अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर से और हमारी लीडरशिप से, ये इम्पेटस हमको अगर पहले मिला होता तो शायद हम ये ट्रांजिशन जो हमारा है ये कुछ साल पहले हो जाता। पर अभी जो हमको मिल रहा है, मुझे कोई शक नहीं है कि हमारी जो बैटल रेडीनेस है या ऑपरेशनल रेडीनेस है वो आने वाले वक्त में बहुत बेहतर होने वाली। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ऐसा लगता भी है कि ये मील का पत्थर साबित होने वाला है हमारे ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया हुआ है अप्रोक्सीमेटली 35,000 करोड़ एक्सपोर्ट का। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी 7 एंटिटीज हैं, कोई ऐसे एरियाज भी हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे बाय ईयर 2025? आपके सर क्या विचार है? ये टारगेट जो है ये एक एम्बिशियस टारगेट है और ये
2025 तक अगर हम इसके पास जाएंगे तो हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है वो काफी हद तक बढ़ने वाली है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, 156 डिफेंस इक्विपमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स को अप्रूव कर दिया। इसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, इसमें आर्टिलरी गन्स हैं, इसमें टैंक्स हैं, इसमें मिसाइल्स हैं, इसमें एंटी टैंक माइंस हैं और इसमें एक्सप्लोसिव्स। ये जो डीआरडीओ ने जो लिस्ट निकाली है, इसमें 19 एरोनॉटिकल सिस्टम है, 41 आर्मामेंट एंड कॉम्बैट सिस्टम्स है, 4 इसमें मिसाइल सिस्टम्स है, 27 इसमें इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, 10 लाइफ प्रोटेक्शन सिस्टम्स है और 28 नेवल सिस्टम्स है, और भी हैं जैसे कि एनबीसी और इस टाइप के भी हैं। अच्छा, तो इसमें अभी इस क्या होने वाला है, आकाश मिसाइल जो है वो तो पहले से ही एक्सपोर्ट हो रही थी, अभी एक और इसमें मिसाइल आ गई, उसका नाम है अस्त्रा मिसाइल। बियॉन्ड विजुअल रेंज की ये मिसाइल है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग भी आई हुई है एक्सपोर्ट लिस्ट में, और ब्रह्मोस भी आ गया एक्सपोर्ट लिस्ट में। और ऑलमोस्ट 84 कंट्रीज हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं जहां पे हम ये एक्सपोर्ट करने वाले। तो आप ये देख सकते हैं कि मिसाइल्स के अलावा हमारा मेन बैटल टैंक अर्जुन, मार्क 1 अल्फा, हमारा पिनाका वेपन सिस्टम और हमारा आर्टिलरी एडवांस टो सिस्टम, ये मोटे मोटी चीजें हैं ये, जिससे बिकॉज ये हर एक इक्विपमेंट बहुत महंगा है और जैसे ही एक्सपोर्ट होता है तो उतनी ही वैल्यू, जैसे हम 35,000 यूएस डॉलर्स की बात करें, उतनी ही हम अपने टारगेट के पास आ जाएंगे। बिल्कुल सर। तो गवर्नमेंट का इम्पेटस अभी यही है कि हम ये सारे इक्विपमेंट को तैयार करें और इसको एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन का कि अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था ओएफबी का, तो उससे हम ऐसा क्या लेसन लर्न ले सकते हैं जो कि हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट हमारी हायर की है, उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े और हम एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन, एक सक्सेसफुल डिलीवरी दे सकें। तो आपके क्या विचार हैं सर? सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन हमारा है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे देश में डिजाइन अवेलेबल नहीं है। हम एक इक्विपमेंट को 40 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी हमें कैपेबिलिटी नहीं आई कि उस इक्विपमेंट को हम अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर कर पाए। आप चाइना का अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो चाइना बाहर से इक्विपमेंट लेके आता है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करता है और 3-5 साल में वो इक्विपमेंट अपना खुद मैन्युफैक्चर करने लग जाता है। चाइना ने जो यूएस का जो स्टेल्थ बॉम्बर है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसको भी रेप्लिकेट कर लिया। तो हमको सीखना चाहिए, एक एक्चुअली सीख मिलनी चाहिए कि सबसे पहला हमारा जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास रहेगी तो हम उस चीज को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और हम बाहर के जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही रिलेटेड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तभी आ सकती है जब आप अपनी कंट्री में रिसर्च और डेवलपमेंट को एक ऊंचा दर्जा देते। आज ओएफबी का जो बजट है R&D के ऊपर, इट्स ओनली 0.5%। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना R&D का इसको बजट इतना कम रखेगी
तो आत्मनिर्भर आप कैसे होगे, मुझे बताइए। आत्मनिर्भर का एक्चुअली मतलब क्या होता है? उसका ये मतलब होता है कि you have your own technology, your own systems, your own manufacture within your own country. जब तक हमारे पास अंदर में ही हम इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम ये जो अपना आत्मनिर्भर एक स्लोगन ही रह जाएगा। इसीलिए इस स्लोगन को अगर हमने ग्राउंड में कन्वर्ट करना है तो हमको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्वालिटी। अभी आपने देखा होगा और आपने सुना होगा कि पिछले 6 साल में 404 एम्युनिशन एक्सीडेंट्स हो चुके इंडियन आर्मी में। हाँ जी। और 27 हमारे ऑफिसर्स और जवानों की कैजुअलिटीज हुई खाली एम्युनिशन को लेके। तो जब तक हम ये अपना बेईमानी का कल्चर बंद करेंगे, जब तक हम एक अच्छी क्वालिटी को हम उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हमारा जो एक्सपोर्ट भी जो हो रहा है ना वो भी वापस आ जाएगा। बिल्कुल। बिकॉज जो भी आप आज एक्सपोर्ट करते हो वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके भी क्वालिटी चेक्स होते हैं। सही बात। जो आपसे एक्चुअली खरीद रहा है वो भी उसके ऊपर क्वालिटी चेक कर रहा है। और जब तक आप अपनी क्वालिटी को बेहतर नहीं करोगे तो आप इसको मार्केट तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो प्राइस। बिकॉज एक अच्छा सिस्टम अगर आप एक ऑप्टिमल प्राइस लेवल पे लेके आओगे तो तभी आप एक मार्केट में कॉम्पीट कर पाओगे। बिल्कुल सर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट या 4 इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो ये कॉर्पोरेटाइजेशन के मैं एक्चुअली समझता हूं कि अगर ये अडॉप्ट होंगे और ये प्रोसेसेस में कन्वर्ट होंगे तो कोई शक नहीं है मुझे ये कॉर्पोरेटाइजेशन जो हो रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमको प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके चलना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए आपको मानना एक्चुअली पड़ेगा कि जॉइंट वेंचर, जेवीज और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स का दौर आ गया है। बिल्कुल सर। तो जितना हम प्राइवेट सेक्टर को एम्ब्रेस करेंगे, अपने साथ लेके चलेंगे और एक उनके साथ हैंड होल्डिंग करके चलेंगे, और उतना ही जल्दी हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी बात, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल एग्री करता हूं सर आपकी बात से। और देखा भी जा रहा है कि धीरे धीरे आपने भी देखा होगा इसरो ने भी प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया है स्पेस में, और अब धीरे धीरे ग्रेजुअली टाटा, कल्याणी और बहुत सारे हमारे जो हैं भारत डायनामिक्स इस डिफेंस फील्ड्स में आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपने वाज़ेह फरमाया सर कि प्राइवेट सेक्टर्स को के साथ भी हमें हैंड होल्डिंग करके अपनी इन PSUs को उस लेवल पे लाना पड़ेगा जहां पे हम एक्सपोर्ट कर सकें, अपने टारगेट अचीव कर सकें, ऑपरेशन रेडीनेस कर सकें। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से, जिस सिंप्लीफाइड तरीके से हमारे दर्शकों को बताया, इतना कॉम्प्लेक्स OFB 7 एंटिटीज, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन क्या करेगा, कैसे ऑपरेशनलाइज होगा, तो सर आपका बेहद अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर।